अगर स्टेट में अगर पास होता है तो दोनों सदन अगर पास कर दिए तो वो जो है राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल इतना कर सकते हैं कि उनको पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेज सकते हैं। पुनर्विचार के लिए वापस भेजा 5 साल पहले, फिर सरकार ने वापस भेजा कि भैया पुनर्विचार भी कर लिया हमने, इसको साइन कर दो आप। फिर वो राज्यपाल ने काम नहीं किया और अंत में सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा सरकार को। और सुप्रीम कोर्ट ने कल इतनी बेइज्जती करी है सरकार की, अगर मैं बता दूं, अगर नैतिकता के आधार पर अगर बात होती तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके के सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करी है कि आप संविधान के रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन के बैठे हो। इतनी आसान बात नहीं है किसी सरकार के लिए कोई आदमी कह दे, लेकिन ये सरकार निर्लज्ज और विधानसभा ने उस कानून को हम अभी से पारित करते हैं और उस पर आपकी साइन की जरूरत भी नहीं है। आप सोचो इतनी बड़ी टिप्पणी, यानी आप समझो कि संविधान कितने खतरे में है। एक राज्यपाल को जब कहा जाता है कि मंत्री की शपथ दिला दो, राज्यपाल भाज नहीं देता, समय नहीं देता है। आप सोचो कि जिस तरीके से जो संघीय ढांचा है उसको भी कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आप कल्पना करिए कि जब वो राज्यपाल भाषण पढ़ रहा होता है वो आराम पढ़ के भाग जाता है। आप सोचो आज देश को किस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया हम लोगों ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी केवल जो है झांसेबाजी जुमले वाली बात करते हैं। आप सोचिए भ्रष्टाचार की अगर आप बात करो, आप सर को, आप लोग सेना के लोग हो, आप चले जाओगे तहसील में आपकी सुनवाई हो जाएगी, लेकिन आप कल्पना करो जो आम आदमी जो पर डे जाकर के धक्के खा रहा है और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कितनी लंबी लड़ाई आज के समय में कर दी है सरकार ने। अगर आपका बच्चा अगर 1 साल से ऊपर हो गया है, अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाया उसका 1 साल के बाद का बनवाना है, तो आपको पहले जो ब्लॉक से लेकर के तहसील का चक्कर इतना काटना, इतना गोल गोल चक्कर काटना है कि आप तंग आ जाओगे। इस तरीके से ये सरकार भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दी है और ये ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार बढ़ा दिया सरकार ने। इसलिए इस सरकार बदलना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आने वाले समय में जो ना तो नौकरियां बचेगी, ना तो शिक्षा बचेगा, ना तो रोजगार बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। मैं अभी तेजस से यात्रा कर रहा था एक दिन, मैंने पूछा कि बताओ तुम्हारी सैलरी कितनी है? एक एम्प्लॉय था, कहा भैया 12,500। आप सोचो जो नौजवान साथी नौकरी कर रहा है 12-12 घंटे की ड्यूटी करके उसको 12,500 की सैलरी मिल रही है। आप बताओ कि अपने बच्चे को पढ़ाने का सोच भी सकता है क्या? आपके अग्निवीर आपने देखा है कि पूरे देश में बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना रहती है। समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गाय बगाए अक्सर करके इस बात का जिक्र करते हैं कि ये एक ऐसी व्यवस्था सरकार लेके आई है जो सेना को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। अभी जब आप पहले एयरपोर्ट पे जाते रहे होंगे तो वहां पे बाहर भी सिक्योरिटी आपकी जो है अपनी सीआईएसएफ की सिक्योरिटी होती थी और अंदर भी सीआईएसएफ सिक्योरिटी होती थी, लेकिन आज के समय में बाहर की सिक्योरिटी सीआईएसएफ की है लेकिन अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी हो गई है। अब सोचो एयरपोर्ट्स पे जो है जो हमारे सेना का जवान नहीं अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर की सिक्योरिटी उनकी जिम्मे केवल है। तो इस तरीके से लगातार सेना की नौकरियां भी खत्म करने का काम हो रहा है। नौकरियां रेलवे में 17 लाख नौकरी थी 2014 से पहले, आज केवल 11 लाख नौकरियां बची हैं। इस तरीके से पूरा जो संघीय ढांचा है और जो सरकारों ने, जो हमारी पिछली सरकारों ने और हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत करके इस देश को जो है इस स्थिति में लाके खड़ा किया है, और ये सरकार केवल और केवल अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के लिए काम कर रही है। इनको विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नितिन संदेशरा और अपना नीरव मोदी, इन सब की चिंता नहीं है जो हजारों हजार करोड़ रुपए लेके भाग गए, उनकी बात नहीं करती है। और अधिकतर गुजराती, सबसे बड़ी बात की बात कर लीजिए, उसमें सारे के सारे गुजराती। आप कल्पना करो जो बैंकों से पैसे लेके भागे हैं वो हमारे और आपके पैसे हैं। अभी कल मुझे एक सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी मिले थे, मुझसे कह रहे थे कि जो मेरी पेंशन है वो पेंशन, हम लोग कहते हैं सरकार से कि भैया जो मेरा पैसा है जिसके ऊपर आप 2,000-2,500 की मुझे पेंशन दे रहे हो, हमको मत दो 2,500, हमारे पैसे वापस कर दो। ये सरकार आपकी पेंशन के ऊपर भी आपकी नजर रखी हुई है।